पति जैसा भी हो, बीवी के सर पर बहुत बड़ा साया होता है। जब वो ना रहे तो औरत की जिंदगी जीते जी नर्क बन जाती है। लेकिन मैं वो बदनसीब हूँ कि मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, मेरा ही बेटा था। वो अंधेरी रात मैं कैसे भूल सकती हूँ जिसकी स्याही ने मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। राहुल मेरा 22 साल का बेटा था, घर का अकेला ही कमाने वाला था और वारिस भी। मेरे पति के देहांत को बस कुछ ही महीने गुजरे थे कि वो एक रात एक लड़की को अपने साथ घर ले आया। कहने लगा कि मुझे उससे शादी करनी है, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। वजह ही ऐसी थी, मैं कभी भी राहुल की शादी उस लड़की से नहीं कर सकती थी। लेकिन मेरा इनकार करना था, राहुल आपे से बाहर हो गया। इसने इस लड़की को तो वहां से भगा दिया, लेकिन मेरा हाथ पकड़कर वो मुझसे जबरदस्ती खींचता हुआ कमरे में ले गया। मेरी जान उस वक्त फना हुई जब उसने मुझे बेड पर पटका और कमरे की कुंडी लगाई। कहने लगा, आज तुम्हारे इनकार की तुम्हें वो सजा दूंगा कि दुनिया वालों के सामने मुंह छिपाती फिरोगी। इसकी बात का मतलब समझकर मेरा गम और गुस्से से बुरा हाल था। मैंने कहा, शर्म करो, मैं माँ हूँ तुम्हारी। लेकिन इसने मेरी बात नहीं सुनी और फिर मेरे साथ वो मंजर सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राहुल मेरे पति की इकलौती औलाद था, इसलिए मेरे पति ने इसके अब तक सारे लाद उठाए थे। इसलिए खुदगर्जी और बदतमीजी इसकी रग रग में कूट कूट कर भरी थी। वह मुझसे भी कभी तमीज से बात नहीं करता था। बचपन से ही मेरा पति इसे सिखाता आया कि राहुल, तुम मेरी सारी जायदाद के अकेले वारिस हो। कच्चे दिमाग में जब ये बातें कई बच्चा बार बार सुनता है तो खुद ब खुद ही उसके अंदर ये सारी बातें खुदगर्जी के तौर पर आ जाती है। राहुल के साथ भी कुछ ऐसा ही मसला था। वो पूरे घर में यूं रहता जैसे वह मालिक है और मैं उसकी नौकरानी। मुझे नहीं याद कि इसने मुझे कभी माँ कहा हो। मेरा नाम ईशा है और वो मुझे ईशा ही कहकर पुकारता था। पहले पहल जब उसने मुझे ये कहकर पुकारा तो मुझे लगा शायद मेरा पति मुझे इसी नाम से पुकारता है, तो इसलिए राहुल की जुबान पर भी यही चढ़ गया है। मैंने इसे फौरन टोक दिया कि बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे माँ कहा करो। लेकिन वो 7 साल की उम्र में भी बहुत ही बदतमीज किस्म का था। कहने लगा, नहीं, मैं तो तुम्हें ईशा ही कहकर पुकारूंगा। मुझे इसका लहजा बहुत बुरा और बदतमीज सा लगा था। मैंने एक थप्पड़ इसके मुंह पर मार दिया, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये थप्पड़ मुझे इस कदर महंगा पड़ जाएगा। मेरा पति इस वक्त ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था और राहुल स्कूल के लिए तैयार हो चुका था। मैं उसे नाश्ता बना कर देने लगी तो कहने लगा, मुझे तुम्हारे हाथ का नाश्ता नहीं पसंद है ईशा। इसकी इस बदतमीजी पर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मुझे माँ कहा करो, मैं माँ हूँ तुम्हारी। वो कहने लगा, ईशा हो तुम और मैं तुम्हें ईशा ही कहकर पुकारूंगा। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। मैंने इसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इसका अंजाम मुझे तड़पा के रख देगा। वो रोने लगा। उसी वक्त मेरा पति कमरे से बाहर निकला, राहुल से रोने की वजह पूछने लगा। राहुल ने मेरी तरफ इशारा किया और कहने लगा, इस औरत ने मुझे थप्पड़ मारा है। मैंने कहा कि मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा था, मुझे माँ की बजाय ईशा कह रहा था। मेरी बात तो मेरे पति ने पूरी सुनी भी नहीं कि जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। कहने लगा, तुम होती कौन हो मेरे बेटे पर हाथ उठाने वाली? मैं बताता हूँ कि मेरे बेटे पर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। वो मेरा हाथ पकड़े मुझे किचन में ले गया, स्टोव जलाया और जलते चूल्हे पर मेरा हाथ रखा। मैं बुरी तरह से बिलबिला उठी थी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, लेकिन मेरे बेरहम पति को मुझ पर तरस न आया। राहुल ये सब देखकर हंसते हुए तालियां बजा रहा था। मेरे पति ने मुझसे कहा, खबरदार जो तुमने दोबारा राहुल पर हाथ भी उठाया तो। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा पति ऐसी हरकत भी मेरे साथ कर सकता है, वो भी एक बच्चे के लिए। एक बाप ही अपनी बीवी के बच्चे के सामने अहमियत नहीं देगा तो वो क्यों इज्जत देंगे। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं रोती बिलखती अपने कमरे में चली गई। वक्त इसी तरह से गुजरता चला गया और आखिरकार राहुल 10 साल का हो गया था और इसकी खुदगर्जी और भी परवान चढ़ गई थी। वो स्कूल से आता तो मैं खाना तैयार करके रख देती थी, क्योंकि अगर जरा भी देर हो जाती तो वो तूफान खड़ा कर देता था। लेकिन आज सुबह से ही मुझे बुखार था, मुझसे कोई काम नहीं हो रहा था, खाना भी नहीं पका सकी थी। कल की सब्जी मौजूद थी, मैंने सोचा कि वही आज राहुल को दे दूंगी। राहुल जब स्कूल से वापस आया, मैंने बड़ी मुश्किल से ही इसके लिए रोटी बनाई थी। वह सीधा किचन में आया और कहने लगा, ईशा, रोटी नहीं बनाई अभी तक? न जाने तुम क्यों इतनी सुस्त और कामचोर हो। मैंने कहा, मुझे सुबह से बुखार है। मैंने खाना टेबल पर रख दिया, लेकिन कल वाली सब्जी देखकर उसने खाने की प्लेट पकड़ी और जोर से फर्श पर फेंक दी। तुम मुझे बासी खाना खिलाकर बीमार करना चाहती हो? मैंने नहीं में सर हिला दिया। मैंने कहा, मुझे सुबह से बुखार है,
मुझसे कोई काम नहीं हो रहा है। मैं बुखार में अभी भी तप रही थी। मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा था, लेकिन राहुल भी शायद अपने बाप की तरह ही बेरहम था। कहने लगा, ये ड्रामा मेरे सामने मत कर और चल खाना बना। मैंने इसकी बात पर कान नहीं लगाए, क्योंकि मुझे खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। खाना बनाना तो बहुत दूर की बात थी। मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई। वो चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत ना थी कि नए सिरे से खाना बनाती। मेरा पति अपने ऑफिस से शाम को ही वापस लौटता था, लेकिन आज शायद राहुल के फोन करने पर जल्दी आ गया था। मैं इस वक्त बुखार में बहाल पड़ी सो रही थी जब वो आया और मेरा बाजू पकड़कर झटके से मुझे उठाकर बैठा दिया। कहने लगा, बदतमीज औरत, तुझे मैं इसलिए शादी करके नहीं लाया कि तू मेरे बच्चे को भूखा रखेगी। ये कहकर वह मुझे बालों से पकड़कर किचन में ले गया। मेरा तो बुखार से बुरा हाल था, सर चकरा रहा था। मैं भी घसीटते हुए पति के साथ चली गई और बड़ी मुश्किल से बोली कि मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा है। मैंने खाना बना कर दिया था, मगर राहुल ने। मैं सिर्फ इतना ही बोल पाई थी क्योंकि पति ने मुझे और बोलने का मौका ही ना दिया था। और फिर गरम तवे पर मेरे हाथ रखकर मेरे चेहरे पर एक के बाद एक थप्पड़ मारने लगे। मैं दर्द से बिलबिला उठी थी। बुखार तो पहले ही था, अब दर्द की टीस पूरे बदन में फैल चुकी थी। मगर जब पति ने मुझ पर हाथ उठाया और दर्द की टीस मेरे पूरे बदन में दर्द करने लगी, तो मैं चीखे मारकर बेहोश हो गई। इसके बाद पति कितनी ही देर मुझे मारता रहा, मुझे कुछ याद न रहा। आंख खुली तो देखा कि मैं यूं ही किचन के फर्श पर पड़ी हूँ। मेरे हाथ जले हुए थे और मेरे बाल बिखरे हुए थे। पूरा वजूद दर्द कर रहा था। बुखार अभी भी था, मगर इसके बावजूद मैं सिसकते हुए उठकर पीछे दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। रात का न जाने कौन सा वक्त था, तभी मुझे कदमों की आवाज सुनाई दी। राहुल चलता हुआ किचन में आया था और आकर मेरे सामने एक अजीब सी मुस्कुराहट सजा कर कहने लगा, जब नौकर मालिक की बात ना माने तो इसका यही हश्र होता है। मुझे राहुल से उस दिन से बहुत ही ज्यादा नफरत हो गई थी, मगर इसके बावजूद मैं कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि वो इस घर का मालिक था। यही सब तो वो सुनता रहा था। इसने तो अपनी माँ की जरा भी इज्जत न रखी थी। पति ने मुझसे अगले कई दिनों तक कोई बात ना की और ना ही मुझे दवा ला कर दी। मैं घरेलू नुस्खे अपनाते हुए ही अपनी तबीयत ठीक करने लगी। इसके बाद तो जैसी भी हालत हो, चाहे मर भी रही हूँ, तो मैंने राहुल की बात को कभी खाली न जाने दिया था। इसके लिए ताज़ा खाना बनाया करती और इसके हर जुल्म को खामोशी से सहा करती। मगर इसके बावजूद इसका रवैया दिन ब दिन बिगड़ता ही चला जा रहा था। पति ने भी अब मुझसे बात करना बंद कर दी थी। वो राहुल से बहुत प्यार करते थे और मुझे हर वक्त गुस्सा करते थे कि जो राहुल कहे वही करो, इसके हुक्म का पालन करो, इसके हुक्म के खिलाफ मत जाना। मेरी अब यही कोशिश होती कि बाप बेटे की शिकायत को मौका ना दूं। मेरी सारी हसरतें तो जैसे दिल में ही दफन हो चुकी थी। राहुल 12 साल का हो चुका था और अब समझदार था, मगर इसकी नफरत और बदतमीजी तो जैसे आसमान पर पहुंच चुकी थी। वो मुझे कभी भी तमीज से बुलाया ही नहीं करता था। एक रोज वो घर पर ही था। आज उसने स्कूल से छुट्टी की थी। मैं जब उसके कमरे में बाहर गई तो मुझे अंदर से अजीब सी बदबू आने लगी। मेरे तो रोंगटे खड़े हो चुके थे। मैंने एक झटके से जब दरवाजा खोला तो अंदर राहुल बैठा था और इसके हाथ में सिगरेट थी। वह बेफिक्र होकर सिगरेट के कश लगा रहा था। मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। 12 साल लड़के के हाथ में सिगरेट। मैंने आगे बढ़कर राहुल के हाथ से वो सिगरेट छीन ली और फिर इसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया और कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको हाथ लगाने की? क्यों अपनी जान के दुश्मन बन बैठे हो? आने दो तुम्हारे बाबा को, आज ही बताती हूँ। मगर राहुल ने तो हद ही पार कर दी थी। वो गुस्से से उठा और बगैर लिहाज किए मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। मैं उससे कड़ी हैरत में पड़ गई थी। वो मेरा बेटा था और वो अपनी माँ पर हाथ उठा चुका था। और मैंने बेयकीनी से राहुल की तरफ देखा और बोली कि क्या तुम्हें एक पल के लिए भी शर्म नहीं है? मैं तुम्हारी माँ थी और तुम मुझे ही थप्पड़ मार रहे हो। वो मुझे धक्का देकर बहुत ही गुस्से से कहने लगा, चल चल निकल यहाँ से। तू मेरी माँ नहीं है, सिर्फ एक मामूली सी नौकरानी है जिसे मेरा बाप झोपड़ी से उठाकर लाया था ताकि वो इस घर की साफ सफाई करवा सके और मेरा कहना मनवा सके। दोबारा खुद को मेरी माँ कहा तो इससे भी बुरा हश्र करूंगा। इसके मुंह से आज जब ये सुना तो मुझे अपना वजूद बेमतलब सा लगने लगा। मैं रोने लगी और खामोशी से इस कमरे से बाहर निकल आई। हाँ, ये सच था कि मैं राहुल की सौतेली माँ थी, मगर थी तो माँ ही ना। मैंने इसे पाल पोस कर इस उम्र तक पहुंचाया था, मगर आज इसने कैसे मुझे बिल्कुल ही बेइज्जत कर दिया था। मुझे आज भी वो रात याद थी जब मेरी माँ ने मुझे विदा करके राहुल के बाबा के साथ भेजा था। मेरा ताल्लुक बहुत ही गरीब घराने से था। राहुल के बाबा जैसे शख्स का रिश्ता आना ही उनके लिए खुशी से कम ना था।
क्योंकि वो अच्छा खाते कमाते थे। मैं तो जवान थी, मगर राहुल के बाबा पक्की सी उम्र के आदमी थे। मगर मेरे माँ बाप ने जरा भी सोचे समझे बगैर मेरी शादी राहुल के पापा से कर दी। और विदाई से पहले मेरी माँ ने हाथ जोड़कर मुझे यही कहा कि तुम इस घर में दूसरी बीवी बनकर जा रही हो। राहुल का एक माँ की तरह ख्याल रखना और अपने पति को कोई शिकायत का मौका ना देना। ये ना हो कि कल तक तुम पर कोई बात आए और वो तुम्हें घर से निकाल दे। ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखना बेटी कि तुम्हारा बाप एक दिहाड़ी करने वाला मजदूर है। इसके सर पर तुम्हारी बात और बेटियों का भी बोझ है। मैं माँ की नसीहत पल्लू से बांध कर यहाँ तक आ चुकी थी और शादी की रात जब मैं दुल्हन बनी अपने पति का इंतजार कर रही थी तो वो कमरे में आते ही नहीं थे, क्योंकि राहुल उनसे बिना वजह की जिद करके अपने पास रोक लेता था। जब वह कुछ देर बाद मेरे पास आए और हमने कुछ बातें की तो एक बार फिर अचानक से राहुल दरवाजा खोल के अंदर दाखिल हो गया और जिद करते हुए अपने बाबा को अपने साथ ले गया। मुझे मेरे पति ने कभी ये नहीं कहा तुम मेरी बीवी हो, ये घर तुम्हारा है, तुम ही इस घर की हर चीज की मालिक हो। इसने कहा ये घर और मेरा सब कुछ राहुल का है, वो इस घर का मालिक है। आज इस मालिक ने मुझे मेरी असली हैसियत याद दिला दी थी। शाम को जब राहुल के बाबा घर आए तो मैंने राहुल की हरकत के बारे में उन्हें साफ लफ्जों में बताया। राहुल तो उनके सामने साफ मुकर चुका था और कहने लगा कि बाबा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जानबूझकर बस मुझे आपकी नजरों में गिराना चाहती है, वरना मैं क्यों सिगरेट पीऊंगा। राहुल के पापा को शक हुआ। उन्होंने इसके कमरे की तलाशी भी ली, मगर वहां से कुछ भी ना मिला। उल्टा वो मुझ पर ही चढ़ गए और बात सुनाते हुए कहने लगे कि अगली बार मेरे बेटे के खिलाफ बात करने से पहले 100 बार सोचना, वरना मैं तुम्हें अपने बेटे की देखभाल के लिए यहाँ लाया था और फिर तुम्हें इस घर से निकलने में 1 मिनट की भी देरी नहीं करूंगा। मैं तो डर के मारे हैरान हो चुकी थी। आखिर करती भी क्या, राहुल को उसके हाल पर छोड़ देती तो और बर्बाद हो जाता। ये सब देखकर कभी खामोश रहना पड़ा। वक्त यूं ही तेजी से गुजरता गया और राहुल बड़ा होता गया। वो तो मुझे तू कहकर बुलाया करता था और कभी कभी तो नौकरानी भी कहकर मुझसे अपने सारे काम करवाया करता था। पति को भी अब मुझसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। मैं तो बस नौकरानी बनकर ही रह चुकी थी। लेकिन एक दिन रब ने मेरी सुन ली। राहुल 16 साल का था कि जब मैं उम्मीद से हो गई। इस दिन तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा। मेरी गोद भर गई थी। मेरा अपना बच्चा अगर हो जाता तो शायद पति के दिल में मेरी भी अहमियत भर जाती। ये सोचकर मैं खुश हो गई थी। ये खबर सुनकर मेरा पति भी खुश था। इसका रवैया भी मुझसे अच्छा हो गया था। लेकिन ये बात राहुल से बर्दाश्त नहीं हुई। वो मुंह सुजाए बैठा था, लेकिन मैंने भी परवाह नहीं की। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो इस कदर जलता है। मुझे डॉक्टर बेड रेस्ट का मशवरा देकर गए थे, लेकिन फिर भी मैं खाना खुद ही बनाती थी। मैं दोपहर को उठती तो सोचा कि रात के लिए खाना बना लूं, लेकिन जैसे ही मैं किचन में दाखिल हुई तो बुरी तरह से मेरा पैर फिसला था और अगले ही लम्हे मैं मुंह के बल बहुत जोर से गिरी थी, क्योंकि किचन में सरफ वाला पानी गिराया गया था। मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगा। मैं चिल्लाने लगी। जब राहुल हंसता हुआ किचन में दाखिल हुआ, कहने लगा तो अपने खून को मेरी जायदाद में हिस्सेदार बनाना चाहती थी, लिहाज मैंने वो भी खत्म कर दिया। ये सब कुछ सिर्फ मेरा है और किसी को मैं कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। मैं रात तक वहीं रोती तड़पती रही। राहुल घर से बाहर चला गया। जब पति घर आया तो मुझे देखकर डॉक्टर के पास ले गया। मेरा बच्चा खत्म हो चुका था। मैं बहुत रोई, लेकिन इसका इल्जाम भी पति ने मुझ पर डाल दिया कि मैंने किचन धोने की कोशिश की तो मैं गिर गई। ये बात भी राहुल ने ही उन्हें बताई थी। राहुल अब 19 साल का हो चुका था और इसकी आदतें और खराब हो चुकी थी। कई रातें घर से बाहर रहना, झूठ बोलकर पापा से पैसे लेना, अलग अलग तरह की बुरी आदत जैसे इसमें समा चुकी थी। इसकी संगत इतनी खराब थी कि मोहल्ले से शिकायत आना शुरू हो गई। मगर राहुल को बाबा को तो उस पर अंधा भरोसा था। एक दिन एक कार एक्सीडेंट में मेरे पति की मौत हो गई। उनका साया सर पर था तो खुद को सुरक्षित समझती थी, मगर अब उनके जाने के बाद मैं तो बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। राहुल तो वैसे ही कभी मेरा ना बना था, भला वो मुझसे कैसे मोहब्बत करता। बाबा की मौत पर वो भी दुखी था, मगर फिर सब कुछ भूल भुला कर जिंदगी के मजे लूटने लगा। वो तो अब मुझसे और बदतमीजी करने लगा था। एक दिन उसने कुछ ऐसा किया कि उसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो एक लड़की को लेकर घर आ गया। वो लड़की बहुत रो रही थी और गिड़गिड़ा रही थी। राहुल उसे झड़क कर चुप करवाने लगा। मैं कभी राहुल को देखती तो कभी इस लड़की को। राहुल तो लड़की को अगवा करके ले आया था। वो रोते हुए मुझसे कहने लगी कि आंटी मुझे बचा लें, ये राहुल मुझे मार देगा, ये जबरदस्ती मुझसे शादी करना चाहता है। राहुल गुस्से से कहने लगा कि मैं आज और अभी इससे शादी करने वाला हूँ। ए नौकरानी, जाकर मेरा कमरा सजा, आज मेरी सुहागरात है।
मैं किसी तौर पर इसकी शादी उस लड़की से नहीं होने देना चाहती थी। वो लड़की डर के मारे मुझसे लिपट कर भीख मांगने लगी। वो मासूम लड़की तो एक कॉलेज में पढ़ती थी, गरीब बाप की बेटी थी। राहुल का इस पर दिल आ गया और उसे मनाने लगा, मगर वो उसके झांसे में जब ना फंसी तो आज वो जबरदस्ती उसे उठाकर घर ले आया था। राहुल इस कदर गिर सकता था, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं इस लड़की को राहुल से छुड़वा कर अपने पास ले आई और गुस्से से कहने लगी कि मैं तुम्हें इस लड़की के साथ ज्यादती हरगिज नहीं करने दूंगी। जाकर इसे वापस छोड़ कर आओ, वरना मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। वो ढीठ पने की हद पार करते हुए मेरे पास आया और चीखते हुए बोला, क्या करेगी तू? तू कर ही क्या सकती है? नौकरानी, तू मुझे धमकी देगी? इतने पढ़ निकल आए हैं तेरे, चुपचाप लड़की को इधर कर, वरना। मैंने राहुल को डांटा और मना किया कि मैं तुम्हारी शादी इसके साथ कभी नहीं होने दूंगी। अगर तुमने इसके साथ जबरदस्ती की तो मैं पूरे मोहल्ले को तुम्हारी करतूत का बताकर तुम्हारे खिलाफ सख्त कदम उठाऊंगी। मगर राहुल तो जैसे आग बबूला हो चुका था। इसकी अकड़ को ठेस पहुंची थी कि उसकी सौतेली माँ ने इसे जुबान दराजी की है। वो गुस्से में बढ़कर मेरे पास आया और मुझे बाजू से पकड़कर बोला कि तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने जुबान चलाए? आखिर तुझे इतनी इजाजत दी किसने कि तू मेरे सामने खड़ी रहकर इस कदर बोल सके? आज मैं तेरा वो हश्र करूंगा कि दुनिया तेरे जैसी औरतें याद रखेगी। मैं तो डर के मारे इसको देखने लगी थी। इससे पहले कि कुछ और करती, राहुल मुझे पकड़कर कमरे में ले गया और बेड पर पटक दिया। मैं हैरत और बेयकीनी से राहुल को देख रही थी। आखिर ये करने क्या वाला था? दिमाग फट रहा था, मैं कांप चुकी थी। आखिर वो ऐसा भी सोच सकता था? मैं गुस्से से इसकी तरफ देखने लगी और एक तेज थप्पड़ पूरी जान के साथ इसके चेहरे पर दे मारा। वो बिलबिला उठा था। मैं उसके चेहरे पर थूक कर बोली कि शर्म कर, माँ का दर्जा रखती हूँ मैं तुम्हारे लिए। अंधे मत बनो, तुम इंसान हो या जानवर। खुद को इस हद तक मत गिराओ कि नर्क भी तुम्हें स्वीकार न करे। राहुल बहुत हाइपर हो चुका था। इसकी आंखों में तो जैसे खून उतर चुका था। फिर इसने मुझे अपनी गिरफ्त में लेकर मेरे साथ जो गलत हरकत करना चाही, वो सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इस पर तो जैसे मेरी किसी बात का असर ही नहीं हुआ था। मैं सौतेली ही सही, मगर इसकी माँ थी और इसके मरे हुए बाप की बीवी थी। मैंने इसे खुद से दूर किया, मगर वह तो मुझ पर बहुत ज्यादा जुल्म करना चाहता था। इसने मुझे दोबारा बिस्तर पर पटक दिया और बालों से दबोचकर गालियां बकता हुआ मुझसे जबरदस्ती करने लगा। मैं इसे हार नहीं मान सकती थी। राहुल जैसे दरिंदे लड़के को आज मैं सबक सिखाना चाहती थी। मैंने फौरन से साइड टेबल पर मौजूद कांच का गमला उठाया और राहुल के सर पर दे मारा। मैंने इसे राहुल के सर पर कई बार मारा। राहुल गिरकर तड़पने लगा। खून की धारें निकलकर आसपास बहने लगी थी। इसके सर में कांच के टुकड़े घुस चुके थे और वो तड़प रहा था। मैं हाँफती हुई राहुल को देख रही थी और आखिरी बार इसके सर पर दोबारा गमला पटकते हुए बोली, थू है तुझ पर और तुझ जैसों पर। तुम तो वो नासूर हो जिसे पैदा होते ही मर जाना चाहिए था। तो इंसान नहीं, सपोला है, जिसे दुनिया जहां की इज्जत और मोहब्बत देकर भी देख ली। इसके बावजूद वे अपने ही पालने वाले को डसना नहीं छोड़ता। राहुल जमीन पर गिरा तड़प रहा था और मदद मांग रहा था, मगर मैं वही जमीन पर सहम कर गिरी रो रही थी। राहुल की अब से लेकर बचपन की सारी यादें और बदतमीजियां मेरे दिमाग में किसी फिल्म की तरह चलने लगी थी। मैंने एक नजर अपने वजूद पर डाली। बिखरे बाल और जगह जगह से फट चुके कपड़े। मुझे घिन आई थी राहुल से। वो तड़प कर अब बेहरकत हो चुका था। खून बहकर मुझ तक आया, मगर मैं यूं ही बुत बनी बैठी इसे देखती रही। राहुल मर चुका था। मैं उसे मारना तो नहीं चाहती थी, पर आज उसके अंदर के जानवर ने उसे मार दिया था। धन्यवाद दोस्तों।